दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस बजाज ग्रुप की कंपनी है और अभी पिछले दिनों ही बाजार में लिस्ट हुई है। लिस्टिंग के बाद इसने लोगों को बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया, करीब 188 तक स्टॉक चला गया, लेकिन उसके बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई, गिरावट का दौर शुरू हुआ। अब यहाँ पे आने वाले समय में लॉक इन पीरियड फिर से खुलने वाला है, क्या और गिरावट होगी? वैसे इसके लिए एक जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इसको निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल कर लिया गया है, जिससे और क्या निवेश आने की संभावना बनेगी। तो क्या है आगे की संभावना? क्वार्टर फोर भी आने वाला है, कैसी संभावना रह सकती है क्वार्टर फोर की, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 123 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, 1.83% की गिरावट देखने को मिली। अब ये देख सकते गिरावट इसलिए हुई क्योंकि बाजार ऊपर के लेवल से एक झटके में नीचे आ गया। एफआई ने बिकवाली शुरू की जो लगातार खरीदार थे पिछले कई दिनों से, तो इससे माहौल बदल गया और सभी स्टॉक लगभग नीचे आए, उसमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी नीचे आया। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि फ्राइडे को ही 28 मार्च को यह निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में ट्रेड करना शुरू हो चुका है। तो निफ्टी जूनियर इंडेक्स में यह शामिल हो गया है और यहाँ पे नोमा अल्टरनेटिव ने जो अंदाज़ा लगाया कि करीब $17 मिलियन का इन्वेस्टमेंट इसमें आ सकता है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल होने से वेटेज बढ़ेगा, निवेशकों का रुझान पॉजिटिव होगा और इसकी वजह से आने वाले समय और इन्वेस्टमेंट की संभावना बनेगी। तो बहुत सारे जो फंड हाउस है वो निफ्टी के इंडेक्स में ही निवेश करना पसंद करते हैं, उनको एक मौका मिल जाएगा। स्टॉक आप देख सकते हो नया है, अभी भी लिस्ट हुआ है और शेयर प्राइस बाजार की गिरावट की वजह से काफ़ी नीचे भी आई है। तो आने वाले समय काफ़ी बड़े निवेश की यहाँ पे संभावना बनी है। ये एक बहुत अच्छा इसके लिए पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है। तो फ्राइडे को शुरू हुआ है, फ्राइडे को यहाँ पे निवेश आ सकता था, तेज़ी भी आ सकती थी, लेकिन बाजार ने बिल्कुल साथ नहीं दिया, बाजार गिरा है और इस वजह से स्टॉक की संभावना भी निगेटिव बनी, स्टॉक में गिरावट हो गई। लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे अच्छी खासी संभावना पॉजिटिव बनेगी और नोमा अल्टरनेटिव के हिसाब से इसमें $17 मिलियन का निवेश आने की संभावना दिख रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है बजाज हाउसिंग के लिए। लेकिन एक यहाँ पे चिंता वाली बात भी है और वो है लॉक इन पीरियड जो अप्रैल में खुल जाएगा। तो देख सकते हो कि जो शेयर धारकों के लिए लॉक इन पीरियड लगाया हुआ है वो खुल जाएगा। इसका मतलब ये कि 529 करोड़ रुपए के शेयर बेचने के लिए बाजार में आ सकते हैं, यानी करीब 64% की हिस्सेदारी ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो काफ़ी बड़ा निवेश है। जो बड़े फंड हाउस, जो एंकर इन्वेस्टर है, जिन्होंने आईपीओ के समय निवेश किया था, उनको अब मौका मिलेगा कि वो अपने शेयर बेच सकते हैं। बाजार में अगर नरमी रहेगी तो उनकी बिकवाली ज़्यादा हो सकती है, अगर बाजार रिकवर हो गया तो वो बिकवाली उतना नहीं करेंगे। तो सारा का सारा दारोमदार बाजार की संभावनाओं के ऊपर है। तो देख सकते हो कि ट्रेडिंग खुलने का मतलब यह है कि जो लॉक इन पीरियड खुलने से ये मतलब नहीं कि सारे के सारे शेयर एक ही दिन में बिकवाली के लिए आ जाएंगे। बहुत सारे जो निवेशक हैं वो शेयर नहीं भी बेचेंगे, उनको ट्रेड की अनुमति जरूर मिल गई है, वो जब चाहे तब बेच सकते हैं, लेकिन पूरा एक साथ में निवेश बिकने के लिए आएगा ऐसी संभावना यहाँ पे नहीं है। तो एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है इसके लिए कि एक तो अच्छी बात ये कि इसको निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल कर लिया गया है तो काफ़ी बड़े निवेश की संभावना बनेगी। दूसरी तरफ अप्रैल में ही लॉक इन पीरियड खुल रहा है तो उस लॉक इन पीरियड में शेयर काफ़ी ज़्यादा बिकवाली के लिए आ सकते हैं। फंडामेंटल अगर हम इसके देखें तो मार्केट कैप इसका 1,02,677 करोड़ के आसपास है। इसके नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम देखें तो 832.81 करोड़ के आसपास है। इसका पीबी 5.44 का है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात कर ले तो 7,617.31 करोड़ के आसपास है।
यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 88.75% के आसपास है। गौर करने वाली बात यह है कि किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 75% के आसपास ही रह सकती है। 75% से ऊपर कोई प्रमोटर अपनी होल्डिंग नहीं रख सकते। इसका मतलब यह है कि 13.75% की होल्डिंग बाजार में फिर से बिकवाली के लिए आएंगी आने वाले समय में, यानी अभी भी दबाव की स्थिति दिखाई दे रही है। सेल्स ग्रोथ 34.47 है। इसका आरओसी 9.42% के आसपास है। इसके अलावा एडवांसेस की बात कर ले तो 79,300.75 करोड़ है। इसका पी रेशियो 59.31 के आसपास है। और बात करें इसके फेस वैल्यू की तो वो 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू है। अब प्रॉब्लम इधर है पी रेशियो की। इसका पी रेशियो दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में हाई है, ज़्यादा है, और इसलिए बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं उनको ये महंगा स्टॉक भी लगता है। इस वजह से भी यहाँ पे ज़्यादा निवेश नहीं आता है। इसकी बुक वैल्यू अगर देखें तो 22.68 के आसपास है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 1731.22 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट में। ईपीएस 2.08 रुपीज़ का है। इसका आरओई अगर देखें तो 15.23% के आसपास है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें इसके तो वो 37.64% के आसपास है। उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे सब कुछ ठीक है। सिर्फ पी रेशियो को देखें तो वो थोड़ा सा चिंताजनक है। और इसका यहाँ पे असर भी देखने को मिला है कि फरवरी महीने में म्यूचुअल फंड ने कोई खास फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं किया। सिर्फ एक म्यूचुअल फंड था जिन्होंने यहाँ पे नई फ्रेश एंट्री मारी है, लेकिन 3 म्यूचुअल फंड यहाँ से बिकवाली करके निकल गए। तो ये जो आंकड़े हैं ये बिकवाली के ज़्यादा है, यानी इस पी रेशियो के साथ में बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो निवेश करना नहीं चाहते, लेकिन अभी भी इसमें म्यूचुअल फंड बहुत सारे हैं। तो अगर देखें तो एडलवाइज मिड कैप फंड ग्रोथ ने यहाँ पे 38.98 करोड़ का एयूम किया हुआ है। इन्वेस्को इंडिया फाइनेंशियल सर्विस फंड ग्रोथ का 8.36 करोड़ का एयूम है। इसके अलावा आदित्य बिरला सन लाइफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस रेगुलर ग्रोथ का यहाँ पे 19.91 का यहाँ पे एयूम है। और बंधन एग्रेसिव हाइब्रिड फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ का 3.44 करोड़ का आपको एयूम यहाँ पे दिखाई देगा। इसके अलावा HDFC लार्ज कैप फंड ग्रोथ का 31.23 करोड़ का एयूम है। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ग्रोथ का 21.20 करोड़ का एयूम है। इसके अलावा एडलवाइज फ्लैक्सी कैप फंड ग्रोथ का यहाँ पे 21.08 करोड़ का एयूम है। एडलवाइज फोकस फंड का 7.86 करोड़ का एयूम है। इसके अलावा HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड ग्रोथ ने भी 21.13 करोड़ का एयूम किया है। इसके अलावा एडलवाइज रिसेंटली लिस्टेड IPO फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ का 31.53 करोड़ का एयूम है। DSP बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड ग्रोथ का 28.60 करोड़ का एयूम है। और HSBC लार्ज एंड मिड कैप फंड ग्रोथ का IDCW का भी 12.61 करोड़ का एयूम है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि काफ़ी सारा निवेश हुआ है। अब Q4 आने वाला है, क्या संभावना बन सकती है? अगर हम बात करें सितंबर क्वार्टर की तो टोटल इनकम 2410 करोड़ के आसपास थी। दिसंबर में बढ़ के ये 2448 करोड़ के आसपास पहुंची। हल्की सी इनकम बढ़ी है। TI ग्रोथ 9.12% था सितंबर क्वार्टर में, जो दिसंबर में 1.61% रहा। टोटल खर्च की बात करें तो 189 करोड़ का खर्च था सितंबर क्वार्टर में। दिसंबर में ये 220 करोड़ के आसपास पहुंचा, यानी कंपनी का खर्च बढ़ा है। TE ग्रोथ की बात कर ले तो 4.95% अप था सितंबर क्वार्टर में, जो दिसंबर में 16.42% अप हुआ। तो TE ग्रोथ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। EBITDA की बात कर ले तो 2221 परसेंटेज के करोड़ के आसपास था सितंबर क्वार्टर में, जो दिसंबर में 2228.94 करोड़ के आसपास पहुंचा। तो EBITDA बढ़ा है। EBITDA ग्रोथ की बात करें तो 9.49% अप था, जो दिसंबर में 0.35% अप रहा। पैट की बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 545 करोड़ के आसपास बचा था सितंबर क्वार्टर में, जो दिसंबर क्वार्टर में 548 करोड़ के आसपास बचा, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ा है। पैट ग्रोथ 13.05% के आसपास सितंबर में, जो दिसंबर में 0.44% के आसपास रहा। EBITDA मार्जिन 92.16% के आसपास था सितंबर क्वार्टर में, जो दिसंबर में 91.02% के आसपास रहा। नेट प्रॉफिट मार्जिन 22.64% रहा सितंबर क्वार्टर में, जो दिसंबर क्वार्टर में 22.38% के आसपास रहा। बेसिक EPS की बात करें तो 0.69 रुपीज़ के आसपास सितंबर में, जो दिसंबर में 0.66 रुपीज़ के आसपास था। तो कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट में और आने वाले समय उम्मीद है कि और बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।